बच्चों, बीते समय में हमने जाना कि धर्म और जादू क्या है। हमने ये क्यों जाना, इसके बारे में मैं पूर्व में ही आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। हमारे ये जानने के पीछे स्पष्ट उद्देश्य था कि हमारे पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है द्वितीय प्रश्न पत्र का, कि आदिम समाज में धर्म और जादू की क्या व्यवस्था रही है। और जैसे कि मैं पूर्व में भी आपको सूचित कर चुकी हूँ कि इस व्यवस्था के बारे में हम तभी जान पाएंगे कि जब हम ये जानेंगे धर्म का अर्थ क्या है और जादू का अर्थ क्या है। धर्म के बारे में मैं विस्तार से पिछली 2 कक्षाओं में चर्चा कर चुकी हूँ और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जादू क्या है। परंतु आपकी सुविधा के लिए मैं जादू की एक परिभाषा को दोहरा देती हूँ, जिससे आप समझेंगे कि जादू क्या है। जादू उस शक्ति विशेष का नाम है जिससे अति मानवीय जगत पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और उसकी क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार भले या बुरे, शुभ या अशुभ में उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, अब इसके साथ हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जादू के तत्व कौन से हैं। तो एस.सी. दुबे ने जादू के 3 तत्वों का उल्लेख किया था। कतिपय शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? ये वो शब्द हैं जो पूर्णतः गुप्त होते हैं और इनका प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो जादू करने की विधि में निपुण होते हैं। फिर उसका उन्होंने जो दूसरा तत्व बताया था वो था शब्दोच्चारण के साथ कतिपय विशिष्ट क्रियाएं। अब जैसा कि पूरा इस शब्द से ही, इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि जब हम जादू करते हैं तो कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं जिनके साथ कुछ विशिष्ट क्रियाएं भी की जाती है। और यकीनन ये मान के चले कि जो व्यक्ति ऐसा विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनके समाज में एक अलग ही स्थिति होगी, अलग ही परिस्थिति होगी। तो ऐसे व्यक्तियों की जो जादू करते हैं उनके संबंध में जादू के तत्वों का उल्लेख करते हुए एस.सी. दुबे ने कहा था कि जादू करने वाले व्यक्ति की एक विशेष स्थिति होती है। इसके अलावा दुबे ने जो कहा वो और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इन तीनों बिंदुओं के अलावा जिस और इंगित किया वो उन्होंने कहा था कि मंत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जादुई क्रिया को करने के लिए। कल की कक्षा में हमने ये भी जानना था कि मैलिनोवस्की ने जादू क्रिया के कौन से 4 तत्व बताए थे। पहला बताया था उन्होंने मंत्र, जिस मंत्र के बारे में डॉक्टर दुबे ने भी चर्चा की है। दूसरा उन्होंने बताया था भौतिक पदार्थ और तीसरा बताया था कृत्यों की नियमबद्धता और चौथा बताया था संवेगों की अभिव्यक्ति। मैं यहाँ पर 2 बिंदुओं को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। पहला, मंत्रों का उच्चारण। कोई भी जादू, कोई भी धार्मिक क्रिया जो जादू से संबंधित है वो बिना मंत्रों के उच्चारण के संभव नहीं है। और उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कृत्यों की नियमबद्धता। कृत्यों की नियमबद्धता के बारे में मैलिनोवस्की ने तो कहा ही, लेकिन अधिकतर मानव शास्त्रियों का ये मानना भी रहा है कि जादुई क्रिया इच्छा अनुसार नहीं की जा सकती। इसके लिए एक निश्चित नियमबद्धता का होना आवश्यक है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके संबंध में मैंने आपको कल ही सूचित कर दिया था कि आज हम बात करेंगे जादू के भेद के बारे में। जादू के भेद के संबंध में हम ये जानेंगे कि अलग अलग सामाजिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा। सर्वप्रथम हम फ्रेजर के बारे में जानेंगे कि मानवशास्त्री फ्रेजर ने इस संबंध में क्या दृष्टिपात किया। फ्रेजर ने जादू के संबंध में विवेचना करते हुए लिखा कि जादू में 2 आधारभूत सिद्धांतों का समावेश है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला तो यह है कि समान कार्य, एक जैसा कार्य ना, समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब एक जैसे कारण होते हैं तो एक जैसे कार्य भी उत्पन्न होते हैं। अब ये कारण और कार्य में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, रीज़न या कॉज होता है और उसका जो परिणाम निकलता है, जो कार्य उत्पन्न होते हैं वो अलग हैं। ठीक है, अर्थात एक कार्य अपने कारण के सदृश होता है। और द्वितीय यह है कि जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वह सदैव उसके संपर्क में रहकर उस समय भी एक दूसरे पर क्रिया व प्रतिक्रिया करती रहती है, जबकि उनका शारीरिक संबंध टूट गया हो, अर्थात वो एक दूसरे से दूर या पृथक हो। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो फ्रेजर ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है। याद रहेगा आपको कि समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है। और दूसरा याद रखने वाला बिंदु कौन सा है कि मान लीजिए जो लोग आपस में संपर्क हैं और एक दूसरे से क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अगर उनका शारीरिक संबंध टूट जाए, वो एक दूसरे से पृथक हो भी जाएं, तो भी वो एक दूसरे के संपर्क में जो वस्तु है वो उनके आती रहती है। ठीक है, अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। फ्रेजर ने इन सिद्धांतों को नियमों में प्रतिपादित किया और क्या कहा उन्होंने? पहला सिद्धांत उन्होंने जो नाम दिया, उस नाम को उन्होंने कहा समानता का नियम। और समानता का नियम क्या कहता है? उन्होंने कहा कि समानता का नियम कहता है इससे संबंधित जादू को अनुसरणात्मक जादू कहा गया है, अनुसरण करने वाले जादू कहा गया है, अर्थात किसी का अनुसरण करके जो जादू किया जाए। दूसरे सिद्धांत को उन्होंने संपर्क का नियम या संसर्ग कहा है और उससे संबंधित जादू को उन्होंने सांसर्गिक जादू के नाम से पुकारा है। अनुकरणात्मक जादू इस नियम पर आधारित है कि समान प्रकार की क्रिया करने पर उसके परिणाम भी समान ही होते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि उन्होंने दो आधारभूत सिद्धांतों का जब समावेश की हम बात करते हैं, चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है। तो उन्होंने उस आधारभूत सिद्धांत को नियमों में परिवर्तित किया। यहाँ बिल्कुल भी आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से समझिए कि जिन आधारभूत सिद्धांतों का उन्होंने समावेश किया उन आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने नियमों को भी प्रतिपादित किया। और जब उन्होंने पहला सिद्धांत कहा था कि समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है, जब उन्होंने इसे नियमों में परिवर्तित किया तो वो नियम क्या कहलाया? समानता का नियम। और समानता का नियम जहाँ लागू हुआ तो वो सिद्धांत क्या हुआ? वो जादू क्या हुआ? अनुकरणात्मक जादू, जो कि इस बात पर आधारित है कि समान प्रकार की क्रिया करने पर उसके परिणाम भी समान होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने दूसरा जो सिद्धांत कहा था संपर्क का नियम या संसर्ग का नियम। तो संसर्ग का नियम क्या कहता है कि उन्होंने इस आधार पर किस प्रकार की जादू की व्याख्या की? संक्रामक जादू की। संक्रामक जादू इस नियम पर आधारित है कि जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वह हमेशा संपर्क में रहती है। अब देखिए ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई कितनी है। मैं आरंभ में, आपको याद होगा, भली भांति आपको याद होगा कि प्रथम वर्ष में जब मैंने आपको पढ़ाया, द्वितीय वर्ष में आपको जब मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात कही थी। समाज के किसी भी भाग को उठा के देख लीजिए, समाज में अंतर संबंधिता होती ही है। अगर कोई समस्या है तो उसका कारण होगा, कोई तथ्य है तो भी उसका कारण होगा। बिना कार्य कारण संबंध के, मैंने क्या कहा? कार्य कारण संबंध। बिना कार्य कारण संबंध के समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इन सामाजिक संबंधों के जाल में एक जो मूल विशेषता है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको आप बिल्कुल एक अलग तत्व की तरफ पे खड़ा हुआ करके नहीं देख सकते। और चूंकि हम जब आदिम समाजों की बात कर रहे हैं, जादू की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि फ्रेजर ने भी जैसे तीन चीज़ों को एक साथ, तीन तथ्यों को, तीन बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया। पहले उन्होंने दो आधारभूत सिद्धांतों की बात की। पहला कहा समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा था जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वह सदैव उसके संपर्क में रहकर संपर्क में ही रहती है। इतना समझ लीजिए तो आपको याद करने में सहजता होगी, समझने में सहजता होगी। एक पंक्ति में कहें, पहला याद रखिए, समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है। याद हो गया आपको? मैं फिर दोहराती हूँ, समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा था? याद आ रहा है आपको? दूसरा उन्होंने क्या था? उन्होंने कहा था कि जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वह सदैव उसके संपर्क में
रहती ही है, चाहे उसका शारीरिक संबंध टूट गया हो या वह एक दूसरे से पृथक हो गए हों। फाइन। अब हम बात करते हैं कि इस आधार पर उन्होंने क्या किया, सिद्धांतों को नियम दिया। इन सिद्धांतों को उन्होंने नियम में परिवर्तित किया, और वो नियम कौन कौन थे? समानता का नियम और अनुकरणात्मक का नियम, जिसे उन्होंने संपर्क का नियम कहा। पहला नियम क्या था? समानता का नियम, जिससे अनुकरणात्मक जादू आया। और दूसरा नियम क्या था? संपर्क का नियम, जिससे सांस्कृतिक जादू आया। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों प्रकार के जादुओं को, कौन कौन से जादू? अनुकरणात्मक जादू और संक्रामक जादू, इन दोनों प्रकार के जादुओं को फ्रेजर ने सहानुभूत जादू कहा, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जादू में कारण और कार्य का आंतरिक संबंध होता है। ये समझ गए आप। अब हम एक और मानव शास्त्री लें जिन्होंने जादू के बारे में बात की, उनकी श्रेणियों के बारे में बात की। तो चलिए हम बात करते हैं मेलिनोवस्की की। मेलिनोवस्की ने जादू की 2 श्रेणियों के बारे में बात की। पहला, सफ़ेद जादू। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सफ़ेद जादू पवित्रता का द्योतक होता है। तो क्या है सफ़ेद जादू? सफ़ेद जादू को मेलिनोवस्की ने 2 भागों में बांटा। पहला, वह जो खतरों से मनुष्य की रक्षा करता है, ठीक है, और दूसरा वह जो विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण दिया ट्रोम्बियंड द्वीपवासियों का। उन्होंने कहा ये द्वीपवासियों द्वारा जब समुद्री शिकार पर जाते हैं तो वहाँ सफ़ेद जादू उनकी रक्षा प्रदान करता है। विचित्र घटनाओं वाला जादू मनुष्य को एकाएक सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर रख देता है। सफ़ेद जादू के ये 2 उपभेद जन कल्याणी हैं और इसलिए उन्हें सफ़ेद जादू कहा जाता है। काला जादू, आप मान के चलें अधिकतर बहुत सारी संस्कृतियों में काला को शुभ नहीं माना जाता। अगर देखिए आप और मैं, हम सब भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को जानते समझते पढ़ते आते हैं बचपन से, तो इसलिए मैं भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ कि भारतीय संस्कृति में भी काले को शुभ नहीं माना जाता। ये परंपराएं, ये हमारे मूल्य मानदंड, रूढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं और इनके बारे में आप हमेशा पढ़ते आए हैं। तो जादू के संबंध में भी जब मेलिनोवस्की ने बात की तो उन्होंने काले जादू के संबंध में कहा कि काला जादू हानि पहुंचाने वाला है। इसके द्वारा जादूगर अपने शत्रु से बदला लेता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। मैं विश्वास करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं श्यामचरण दुबे की। श्यामचरण दुबे ने जादू के उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर जादू का वर्गीकरण किया। उन्होंने 3 प्रकार के जादुओं की बात की। पहला था संवर्धक जादू। कौन सा जादू? संवर्धक जादू। इसके अंतर्गत आखेट का जादू, उर्वरता का जादू, वर्षा के लिए जादू। समझ रहे हैं आप? संवर्धक मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, विकास की ओर लेके जाना, सकारात्मकता की बात करना। तो उर्वरता के लिए जादू करना, वर्षा के लिए जादू करना, वाणिज्य लाभ का जादू आता है ना। संवर्धक जादू स्वयं जादूगर या अन्य व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। जो बात मैंने अभी आपसे कही थी, लाभदायक होना, समाज के लिए फलदायक होना, ये संवर्धक जादू है। ये जादू सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं को संगठन और सुदृढ़ता देता है। विश्वास करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और श्यामचरण दुबे ने जो दूसरा जादू के उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उन्होंने दूसरा जो भेद बताया वो था संरक्षक जादू। इसके अंतर्गत संपत्ति रक्षा के लिए जादू, दिए हुए ऋण को पुनः प्राप्त करने के लिए जादू, दुर्भाग्य से बचाव के लिए जादू, विनाशक जादू का प्रभाव रोकने के लिए अवरोधक जादू आदि सम्मिलित हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विनाशक जादू। विनाशक जादू नैतिक दृष्टि से अशुभ है और
इसका संबंध असफलता, दुर्भाग्य और मृत्यु से है। मैं विश्वास करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम पुनः एक बार अपने पृष्ठ को पलटते हैं और जादू के भेद के बारे में हम जानते हैं कि फ्रेजर ने कौन से जादू की बात की थी? अनुकरणात्मक और संक्रामक। ठीक है, अनुकरणात्मक जादू में उन्होंने कहा था कि समान प्रकार की क्रिया करने पर उसके परिणाम भी समान ही होते हैं। संक्रामक जादू, इसके संबंध में फ्रेजर ने क्या कहा था? संक्रामक जादू के संबंध में उन्होंने कहा था जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वो हमेशा संपर्क में रहती है। इन दोनों प्रकार के जादुओं को फ्रेजर ने सहानुभूत जादू कहा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मैलिनोवस्की ने जादू की किन श्रेणियों की बात की थी? तो मैलिनोवस्की ने सफ़ेद जादू और काले जादू की बात की थी। काला जादू हानि पहुंचाने वाला है और सफ़ेद जादू रक्षा करने वाला है। अब इसके बाद हमने बात की श्यामचरण दुबे की, जिन्होंने जादू के उद्देश्य और क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया। उन्हें संवर्धक जादू की बात की, संरक्षक जादू की बात की और विनाशक जादू की बात की। तो हम ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि एक तो विनाशक जादू और एक काला जादू ठीक नहीं माना जाता था, मानव हित के लिए नहीं माना जाता था। वहीं संरक्षक जादू, संवर्धक जादू और सफ़ेद जादू को मानव के लिए हितकारी माना जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि आप सभी आधुनिक काल में रह रहे हैं, एक शिक्षित समाज में रह रहे हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता ही होगा, क्योंकि जब मैं विद्यार्थी थी मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता था कि इसका औचित्य क्या है? क्या वाकई जादू होता है? क्या वाकई समाज में जादूगर होते हैं? क्या वाकई जादू से प्रकृति को नियंत्रित किया जाता है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक यही है कि आज भी विश्व भर में ऐसी कई आदिम जनजातियां हैं जो समाज से बिल्कुल दूर, बिल्कुल नितांत अकेले रहती हैं। उनके पास शिक्षा तो दूर, जीवन का जो एक आम स्वरूप है उससे भी वो वंचित हैं। सभ्यता से दूर, पुरानी प्राचीन परंपराओं से जकड़ी हुई वो जनजातियां हैं और उनके लिए आज भी विश्वास कायम है कि जादू जैसा कुछ है जो उनकी रक्षा करता है। और मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों का काम क्या है? बहुत लेमैन वाली लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, एक बहुत साधारण से अर्थ में मैं आपको बता रही हूँ। समाजशास्त्री वर्तमान समाज का अध्ययन करते हैं और मानव शास्त्री आदिम समाज का अध्ययन करते हैं। तो अनेकानेक मानव शास्त्रियों ने जब आदिम समाज का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि आदिम समाज में आज भी उनके जीवन के साथ धर्म और जादू की अवधारणा जुड़ी हुई है। और जैसा कि एक मूल बिंदु आपको सदैव सदैव याद रखना है कि धर्म और जादू एक ऐसी दो अवधारणाएं हैं जिनको तर्क के आधार पर नापा नहीं जाता। ये पूर्णतः आपकी भावनाओं, आपके संवेगों से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों अवधारणाओं का विज्ञान से कोई भी सरोकार नहीं है, इसलिए आप इनके कार्य कारण संबंधों को खोजने की चेष्टा ना करें। ये पूर्णतः आदिम समाजों के धर्म और विश्वास से जुड़ा हुआ संदर्भ है। अब आने वाली कक्षाओं में, जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, कि आदिम समाज में धर्म और जादू, इसको हम पढ़ेंगे। मैं समझ रही हूँ पर आप शायद नहीं समझ पा रहे कि ये पाठ आपके लिए आने वाले समय में आपके परीक्षा के लिए कितना उपयोगी होगा। आपसे निरंतर कहने के बावजूद भी मुझे बहुत दुख है कि आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी नहीं, आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और इसमें प्राप्त अंक, आप इतने परिपक्व हो चुके हैं पिछले 2 वर्षों में कि आपको आपकी उच्च शिक्षा का महत्व पता है, आपको आपके परिश्रम का महत्व पता है। बावजूद इसके मेरे निरंतर कहने के बाद भी आप ना तो वीडियो देखते हैं और
देखना तो बहुत दूर की बात है, मैं आपके असाइनमेंट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखती हूँ। एक एक कक्षा में 30, 35, 40 विद्यार्थी हैं और शायद ही 1 या 2 बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत सकारात्मक हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में शायद और अधिक बच्चे और अधिक विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे। और आप यकीन जानिए कि जिन विद्यार्थियों ने इन वीडियो को देखा, जो लिंक आपसे शेयर किए जा रहे हैं, अगर आपने इसे देखा, समझा और जो भी आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपने उसका प्रयोग किया, उपयोग किया, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत अच्छे अंकों से आने वाली परीक्षाओं में पास होंगे। और आज का असाइनमेंट आपके लिए मैं वैसे आपको लिखित में भी दे रही हूँ आपके ग्रुप में, लेकिन मैं मुख से भी दोहरा देती हूँ कि काला जादू और विनाशक जादू, इससे आप क्या समझते हैं और सफ़ेद जादू का कार्य क्या है। तो विश्वास करती हूँ कि शायद एकाध विद्यार्थी की संख्या और बढ़ जाए जो कि इस असाइनमेंट को पूरा करे, और कल की कक्षा में हम ये जानेंगे कि आदिम समाज में जादू और धर्म का क्या अस्तित्व रहा है। धन्यवाद।